आदाब, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आम इंतखाबात के पहले मरहले के तहत आज मुल्क की 20 रियासतों की 91 सीटों पर वोट डाले गए। जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक लोगों में काफी जोशो खरोश देखा गया। कश्मीर में खास जमहूरियत के इस जश्न में लोग नाचते झूमते नजर आए। सुबह से ही लोगों ने अपने घरों से निकलकर हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस बीच बीजेपी ने मगरबी बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी कारकुनान की गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया, तो उधर आंध्र प्रदेश में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस कारकुनों में झड़प की खबरें भी आईं। इक्का दुक्का वाकयात को छोड़कर पहले मरहले की पोलिंग पुरअमन रही। कई जगहों पर ईवीएम की गड़बड़ी की खबर भी आई। खैर, पहला मरहला अंजाम को पहुंचा। इस तरह कई दिग्गज और वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब पहले मरहले से वोटरों की नब्ज टटोलने की कोशिश की गई है। क्या वाकई पहला मरहला बकिया इंतखाबात के लिए राह हमवार करेगा, रोड मैप तैयार करेगा, एक समत देगा? इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तफसीली रिपोर्ट देखिए आप। मुल्क ने एक बार फिर जमहूरियत का जश्न मनाया। पहले मरहले के तहत वोट डाले गए। जम्मू कश्मीर से लेकर मगरबी बंगाल और लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार तक वोटरों का जोशो खरोश देखने लायक था। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों जम्मू और बारामूला में पोलिंग हुई। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच वोट डाले गए और ये अमल पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। पोलिंग मराकिज के बाहर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वोटरों में खासा जोशो खरोश देखा गया। लोगों ने सुबह से ही बड़ी तादाद में जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लिया। तो उधर आंध्र प्रदेश में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस कारकुनों में झड़प की खबरें आई। इक्का दुक्का वाकयात को छोड़कर पहले मरहले की पोलिंग पुरअमन रही। कई जगहों पर ईवीएम की गड़बड़ी की खबर भी आई, जबकि इस बीच बीजेपी ने मगरबी बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी कारकुनान की गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया। चुनाव आयोग की तमाम कोशिशों के बावजूद तृणमूल कांग्रेस प्रायोजित अराजकता और गुंडागर्दी आज भी कई स्थानों पर खुल करके दिखाई पड़ी। कूच बिहार के कई बूथों पर जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा मतदाताओं को उनके मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोका गया, हिंसा की गई, महिलाओं तक को वोट देने से रोका गया और निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें, रोकने की कोशिश की गई। इस संबंध में हमारी राज्य इकाई ने मुख्य चुनाव अधिकारी पश्चिम बंगाल को शिकायत की है। आज पहले मरहले की पोलिंग में कई अहम और वीआईपी लीडरों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लोकसभा इंतखाबात का पहला मरहला कौमी पार्टियों के साथ ही साथ इलाकाई पार्टियों के लिए भी बहुत अहम है। 2014 में बीजेपी ने पहले मरहले में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थीं, जबकि 2014 कांग्रेस के लिए मायूसकुन रहा था। लेकिन 2019 में सियासी हालात कदरे बदले हैं। ऐसे में इस बार इंतखाबात का पहला मरहला कौन मारेगा, ये तो अब 23 मई को ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि आज की बम्पर वोटिंग ने 2019 इंतखाबात के लिए राह हमवार कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो पहला मरहला आज मुकम्मल हो गया और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पहले मरहले में बाजी कौन मारेगा। 2014 पर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो पहला मरहला यानी फर्स्ट फेज बीजेपी के लिए बहुत शानदार था, लेकिन 2019 आते आते अब बहुत सियासी तब्दीलियां आ गई हैं। ऐसे में 2019 का पहला जो मरहला है उस पर बाजी कौन मारेगा, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। 23 तारीख को यह तस्वीर भी एक तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन आज जिस तरह से बंपर वोटिंग हुई है, इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं? किसका इस बंपर वोटिंग से फायदा होगा या किसका नुकसान हो रहा है, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ संजय अग्रवाल जी, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप कुमार जी,
पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़िया-निगार हैं, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जैन साहब लीडर हैं टीडीपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हैदर आजम साहब स्टेट मिनिस्टर हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा आमिर साबरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं प्राइम डिबेट में। सबसे पहले डॉक्टर संदीप, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह से फर्स्ट फेज में पोलिंग हुई है, बंपर पोलिंग हुई है, पोलिंग परसेंटेज बहुत शानदार रहा है। इस पोलिंग परसेंटेज को या इस बंपर वोटिंग को डॉक्टर संदीप किस तरह से देखा जाए? बधाई का पात्र है, क्योंकि जिस तरीके से पहले फेज में जो वोटिंग हुई है वो पूरे के पूरी जमहूरियत को एक अच्छा मैसेज देती है कि जितना शांतिपूर्वक तरीके से फर्स्ट फेज हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि अगले फेज भी उसी तरीके से होंगे। और लोगों ने जिस तरीके से शिरकत की, तो ये बात पक्की है कि लोग आज भी जमहूरियत में पूरा विश्वास रखते हैं और इस जमहूरियत को और मजबूती देंगे, इस देश को एक नई दिशा देंगे। और लोगों ने भय मुक्त होकर जो वोटिंग की है वो इस जमहूरियत को मैच्योरिटी की तरफ लेके जाएगा, इस देश को एक नए आयाम की तरफ लेके जाएगा। और जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत का डंका है, लोकतंत्र, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और उस चीज को और अच्छे तरीके से पुख्ता करते हैं। और जिस तरीके से आज हमने पूरे न्यूज चैनल्स के माध्यम से देखा कि जमहूरियत ने ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन में शिरकत किया, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की, और उनके फीडबैक से भी ये पता चला कि लोगों ने ना सिर्फ जाति, धर्म और उन सब चीजों के तहत वोटिंग की, लोगों ने अपने निजी जो अपने लोकल इश्यूज थे उनको भी तरजीह दी। और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जमहूरियत के लिए ये बहुत अच्छी खबर भी, बहुत अच्छी अलामत भी है। लेकिन डॉक्टर संदीप, बहुत मुख्तसर में मैं आपसे जानना चाहता हूं, कहा जाता है कि जब वोटिंग बहुत अच्छी होती है, वोटिंग परसेंटेज अच्छा होता है, तो कुछ पार्टियों का नुकसान होता है और कुछ पार्टियों का फायदा होता है। अब यहां नफा या नुकसान की अगर हम बात करें तो इसे कैसे देखा जाए? पार्टियों का नफा नुकसान की बजाय हम राष्ट्र के देश के नफे और नुकसान के को तरजीह दे, वो ज्यादा अच्छी चीज है कि लोकतंत्र में हम ज्यादा से ज्यादा शिरकत कर रहे हैं। और सरकार और चुनाव आयोग का भी ये मुख्य लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करें, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो और हम सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। बिल्कुल, हमने पूरे दिन आज देखा कि युवाओं ने जितने जोश के साथ, बुजुर्गों ने जितने जोश के साथ वोटिंग की, वो पूरे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा साइन है। बिल्कुल। आमिर साबरी साहब, जो बात डॉक्टर संदीप कह रहे थे, इसी को आगे हम बढ़ाना चाहेंगे कि क्या वाकई में जिस तरह से बंपर वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज एक तरह से बढ़ा है, बहुत शानदार रहा है, क्या वाकई में ये जो बकिया मरहले आएंगे, जो बकिया फेजेस आएंगे, क्या उसके लिए एक राह हमवार कर दी है, एक रास्ता इसने बता दिया है लोगों के लिए? ये एक बहुत अच्छी अलामत है। हाँ बुर्रा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इस तरीके से आज बंपर वोटिंग हुई है। और पिछले चुनाव से ये देखा जा रहा है कि जब 50-55% से ऊपर जब पोलिंग होती है, तो मुझे लगता है कि उस वक्त सेकुलर पार्टियों का वजूद वापस आ जाता है। क्योंकि जब 50 से 55 से कम नीचे वोटिंग होती है, तब तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लंबी जीत हुआ करती है। और पिछला 2000 चुनाव हमारे सामने भी है, बल्कि 2017 भी हमारे सामने है, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे। तो इसमें इस जो आज 70.68%, 66 पॉइंट या 63 पॉइंट जो पोलिंग हुई है, इससे मुझे लगता है कि अच्छा संकेत है। और इससे वाकई सही बात यह है कि राह हमवार हो रही है। और बहुत अच्छी बात कही संदीप जी ने कि पार्टियां कुछ नहीं है, देश हमारा बड़ा है। और देश के लिए मुझे लगता है कि अब आवाम जागरूक हो चुकी है और आवाम खुल करके सांप्रदायिक ताकतों को किनारे करना चाहती है। बिल्कुल। लेकिन आमिर साबरी साहब, आपने एक इशू और यहां पर दे दिया कि सेकुलर पार्टियां, अब सेकुलर पार्टियों के दर्जे में किसे रखा जाए? यहां पर तो एक हार्ड हिंदुत्व की पार्टी है और दूसरी पार्टियां सॉफ्ट हिंदुत्व की हैं, तो सेकुलर के दर्जे में किसे रखा जाए आमिर साबरी साहब?
अब हुर्रा साहब, बड़ी अजीब बात है, बड़ी सितम जरीफी है ये मुसलमानों की, कि मुसलमान अगर राहुल गांधी को वोट देता है तो वो मुसलमानों की पार्टी हो जाती है, मुसलमान अखिलेश यादव को वोट देता है तो मुसलमानों की पार्टी हो जाती है, जो अगर हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। बड़ी अजीब विडंबना है ये साहब, और ये मुसलमानों के लिए बड़ी सितम जरीफी कहा जा सकता है। इससे बड़ी और मैं नहीं समझता हूँ अफसोसनाक कोई सूरत हाल हो कि मुसलमान बेचारा खरबूजा हो गया है कि छुरी खरबूजे पे गिरे तो खरबूजा कटना है, खरबूजा छुरी पे गिरे तो खरबूजा कटना है। कुल मिलाकर के हमें दोनों तरफ से गालियां ही खाना है। ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हैदर आजम साहब कुछ रिएक्शन आप देना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब्दुल हफीज गांधी साहब से मैं पहले रिएक्शन ले लेता हूं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आमिर साबरी साहब ने जो बात कही कि अगर 50% या उससे ज्यादा की अगर पोलिंग होती है, पोलिंग परसेंटेज अगर अच्छा रहता है, तो ये एक साइन है कि जो सेकुलर पार्टियां होती हैं उन्हें कहीं ना कहीं फायदा होता है। कैसे देखा जाए आज की जो शानदार पोलिंग हुई है? देखिए, मैं दो तरीके से इसको देखता हूं। अगर ज्यादा पोलिंग होती है तो ये कहीं ना कहीं जमहूरियत की मजबूती को भी दिखाता है कि लोगों की जो आस्था है, लोगों की जो फेथ है, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत ज्यादा है, और इसलिए वो अपना जो एक फ्रेंचाइज है, जो राइट टू वोट है, उसका वो इस्तेमाल करने के लिए निकलते हैं। और लोकतांत्रिक या जो जमहूरी जो निजाम होता है, उसकी खूबसूरती ये है कि वहां जो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है वो बहुत पीसफुली होता है, वहां कोई मारकाट नहीं होती, वहां कोई वायलेंस नहीं होता है। तो मैं समझता हूं कि जमहूरी निजाम की ये बहुत बड़ी खूबी होती है। दूसरा ये कि जब लोगों को निजाम बदलना होता है तो बड़ी तादाद में वोट करते हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी, जो पॉलिटिकल पंडित कहलाते हैं या सेफोलॉजिस्ट कहलाते हैं, उनका भी ये मानना है कि अगर बड़ी तादाद में वोटिंग होती है तो वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से होती है। लोग परेशान होते हैं तो बड़ी तादाद में वो वोट देने जाते हैं, और इसी को कहा जाता है कि वो परिवर्तन यानी कि चेंज चाहते हैं वो, और इसलिए बड़ी तादाद में वो निकल कर आते हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से केंद्र में भी और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, यहां 2 साल हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 साल हो गए, तो करीब 7 साल के अगर आप एंटी इनकम्बेंसी मान के चलें, और जो वादे उन्होंने किए थे वो जमीन पर नहीं उतरे हैं, जमीनी हकीकत कुछ अलग है। जितनी भी सेंट्रल स्कीम्स हैं वो एक तरह से फेलियर हैं। लेकिन अब्दुल हफीज गांधी साहब, 2014 की तस्वीर भी आपको देखनी होगी। 2014 में जो अपोजिशन पार्टियां थी, या 2014 में एसपी, बीएसपी या कांग्रेस की जो हालत थी, उसे भी देखना होगा। सिर्फ यह कह देना कि सेकुलर पार्टियां जीत जाएंगी 50% से ज्यादा अगर वोटिंग हुई है, तो मेरे ख्याल से 2014 की तस्वीर पर भी नजर रखनी पड़ेगी। देखिए अबू हुरैरा साहब, 2014 एक ऐसा इलेक्शन था जिसको पॉलिटिकल एनालिस्ट एनालाइज ही नहीं कर पाए, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, जिस तरह के सपने दिखाए गए थे, एस्पिरेशनल इंडिया जो नौजवान था वो हर एक फिरके से वो कहीं ना कहीं जो है सपनों में आ गया, और अच्छे दिन का वादा किया गया था, काले धन लाने का वादा किया गया था, बहुत सारी इस तरह की चीजें थी जहां लग रहा था कि कुछ बदलाव होगा। क्योंकि आप देखिए कि यूपीए के दौरान पॉलिसी पैरालिसिस आ गया था, ऐसा लग रहा था कि कुछ हो नहीं रहा है, और इस तरह की इमेज बन गई थी कि सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे माहौल में बहुत नाउम्मीदी थी, वोटर ने कहा कि इस निजाम को बदलना चाहिए, और बहुत बड़ी तादाद में मोदी जी के फेवर में वोट पड़ा, और जिसे मोदी वेव कहा गया। लेकिन 5 साल बाद आज मोदी वेव नहीं है, क्योंकि आप बाई इलेक्शन उठाकर देख लीजिए, और अक्रॉस इंडिया उठाइए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, हर एक बाई इलेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी हारी है, सिर्फ 1-2 को छोड़कर। तो ये आपको पूरे मुल्क की एक तस्वीर दे देता है कि पूरे मुल्क में जमीन पे काम नहीं हुआ। हाँ, वो मीडिया हेडलाइन मैनेजमेंट पे तो काम हुआ है, मैनेजमेंट पे काम हुआ है, रीब्रांडिंग पे काम हुआ है, इमेज मेकओवर पे काम हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। जैसे मैं एक आपको डाटा देता हूं, जो उज्ज्वला योजना है, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है राइस नाम की, उस ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा है कि 4 स्टेट में, यूपी, बिहार, राजस्थान और इधर जो 85% लोग ऐसे हैं उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर नहीं भरवा पाए हैं, यानी कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, इकोनॉमिक कैपेसिटी ऐसी नहीं जहां की वो सिलेंडर भरवा सके, क्योंकि सिलेंडर आपने बहुत महंगा कर दिया है। पेट्रोलियम से आपने 12 लाख करोड़ रुपए कमाए, जिसका फायदा गरीब को नहीं दिया। और आप कहते रहे कि पिछली सरकारों में आप कहते रहे पेट्रोल सस्ता कर देंगे, सस्ता कर देंगे, डीजल सस्ता कर देंगे। देखिए, डीजल और पेट्रोल आप जब सस्ता नहीं करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरी जो प्रोडक्ट है उसमें पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। इसी तरह से मुद्रा योजना
योजना ले लीजिए, 91% मुद्रा योजना में 23,000 से कम का लोन मिला है। क्या 23,000 में कोई बिजनेस सेटअप किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से 100 जाहिर सी बात है कि अब जब आवाम निकलेंगे, ये हिसाब का वक्त है और हिसाब आवाम जरूर मांगेंगे। संजय अग्रवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि 2014 पर नजर हम दौड़ाते हैं तो सबसे ज्यादा मायूसकुन कांग्रेस के लिए 2014 रहा था। अब जब 2019 की शुरुआत हो चुकी है, फर्स्ट फेज शानदार एक तरह से रहा है, तो क्या कुछ उम्मीदें कांग्रेस को हैं? सियासी तस्वीर बहुत बदली है। पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खराब हो गई। जो प्रति व्यक्ति आय 2014 में होती थी और व्यापारी की आय होती थी, किसान की आय होती थी, वो बहुत ज्यादा घट करके 2019 में बर्बादी के स्तर तक पहुंच गई है। आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि जो पिछला 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का बीता है, इसमें इन्होंने युवाओं को बेरोजगार कर दिया। इन्होंने 10 करोड़ रोजगार 5 साल में देने थे, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष का इनका वादा था। लगभग 4 करोड़ 70 लाख आदमी अब देश के अंदर बेरोजगार हो गया है। उसी क्रम में कांग्रेस ने अभी 34 लाख नौकरी देने की कमिटमेंट की है हमने, और जो 4 लाख उसमें वो नौकरियां हैं जो पिछले 5 वर्ष में भरी नहीं जा सकी। सेंट्रल गवर्नमेंट की भाजपा के द्वारा इस तरीके से उपेक्षित रहा है युवाओं के रोजगार के प्रति इनकी सोच। दूसरी बात, व्यापारियों के लिए इन्होंने किस तरीके से नोटबंदी करके इस देश को बर्बादी के हालत में पहुंचाया, और इनका जो है रुपया कितना सस्ता कर दिया, इन्होंने डॉलर महंगा कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये 5 साल सिर्फ अमेरिका के लिए काम करते रहे और पूरे विश्व में घूमते रहे। इन्होंने नोटबंदी की, इन्होंने मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड को लाभ पहुंचाया, बिल्कुल कैशलेस ऑर्गेनाइजेशन को लाभ पहुंचाया। बिल्कुल संजय अग्रवाल जी, ये इश्यूज रहे, ये पूरे कार्ड लाए, इन 5 सालों में ये तकरीबन इश्यूज रहे। लेकिन अब जब हिसाब का वक्त आ गया है, आज पहले मरहले की पोलिंग हो गई है, फर्स्ट फेज की पोलिंग एक तरह से हो चुकी है और शानदार परसेंटेज आया है। कांग्रेस की उम्मीदों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 2014 में बहुत बुरी हालत थी पहले मरहले में कांग्रेस की। देखिए, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसको एडमिट कर लिया, राफेल डील वाला, जिसमें 34,000 करोड़ का लाभ सीधा सीधा इन्होंने रिलायंस को, भाजपा ने और डिफेंस मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने सीधा पहुंचाया है। आज इस तरीके का घोटाले तो इन्होंने पहले बहुत से किए थे। व्यापक घोटाला किया मध्य प्रदेश में इन्होंने। आज की तारीख में ऐसी दरदर स्थिति पहुंच गई कि एक किसान जब कहता है किसी मुजफ्फरनगर में गन्ना किसान की भाई मेरा पैसा कम मिलेगा, तो भाजपा के लोग उसको जूते चप्पल से मार रहे हैं। दूसरी तरफ इनके सांसद विधायक आपस में एक दूसरे को जूते चप्पल से मार रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था इन्होंने बहुत खराब रखी है। ऐसी परिस्थितियों में देश की जनता दोबारा से रोटी कपड़ा और मकान चाहती है, सुख समृद्धि चाहती है। वो चाहती है कि फिर से कांग्रेस की सरकार बने, जिससे कम से कम उसको भरपेट भोजन तो मिले। और चूंकि अभी हम लोगों ने कहा है कि अब होगा न्याय, प्रति व्यक्ति आय हम लोग जो अब 72,000 रुपया मिनिमम साल के अंदर देने जा रहे हैं, जो 12,000 रुपए प्रति माह का जो टॉपअप हम करने जा रहे हैं प्रति व्यक्ति के लिए, जिसमें हिंदू मुसलमान, वादे आपने भी किए, वादे बीजेपी ने भी किए, वादे कांग्रेस ने भी किए हैं संजय साहब, संजय अग्रवाल जी, और वादे बीजेपी ने भी किए हैं। ठीक है, मैं हैदर आजम साहब आपके पास आना चाहूंगा। बहुत संजय अग्रवाल जी, मैंने बहुत टाइम आपको दे दिया। हैदर आजम साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हैदर आजम साहब, 2014 में हम जाते हैं तो फर्स्ट फेज बीजेपी के लिए बहुत शानदार रहा था, यह किसी से ढका छुपा नहीं है। 32 सीटें पहले मरहले में फर्स्ट फेज में बीजेपी जीत कर आई थी। आज जब यह पहला मरहला खत्म हो चुका है, क्या कुछ उम्मीद बीजेपी को लग रही है पहले चरण से? देखिए, देश में आज जिस तरीके से चुनाव के पोलिंग हुए हैं, और मैं अभी आते आते टीवी पर देख रहा था, कई सारे टीवी ने बताया 51 सीट पे जो आज मतदान हुए हैं, 91 से 53 सीट वो लोग बीजेपी को दिखा रहे हैं। ये टीवी चैनल का, ये 91 में से 53 सीट्स बीजेपी के, एनडीए के फेवर में दिखाया जा रहा है। ये टीवी का मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हमारा ये मानना है कि 23 मई को साफ होगी। अभी
टीवी चैनल्स और उन सबको आप अलग रख दीजिए। जो आपके चैनलों पे अवाम दिखाया जा रहा ने है, जो तय किया होगा, नहीं मैं आपको, हैदर साहब, जो अवाम ने तय किया होगा 23 मई को नतीजा आ जाएगा। मैं आपको वही बता रहा हूं भाई साहब जी, मैं आपको वही बता रहा हूं। ये मैं मेरा नतीजा नहीं बता रहा हूं। मेरा नतीजा तो यह है कि 60 से 65 सीट 91 में से हमारी पार्टी को मिलने जा रही है। 5 साल में जो विकास का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, देश में युवाओं का बहुत बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के लिए पैदा हुआ है। और आज देखेंगे आपके जहां जहां पोलिंग हुआ है, युवा जो है बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल करके वोट किए हैं। और ये वोट जो है 100% भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया गया है जी। अभी मेरे साथी कांग्रेस के कह रहे थे रफाले डील के बारे में, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि उनकी जो राष्ट्रीय पहले अध्यक्षा थी सोनिया गांधी, खुद राहुल गांधी, उनके राष्ट्रीय दामाद वाड्रा जी, ये सब तो बेल पे जमानत पे रिहा है। हैदर आजम साहब, करप्शन की बात, हैदर आजम साहब, राहुल गांधी ने खुद कहा है कि करप्शन के मामले पर, बदलवानी के मामले पर मोदी साहब जहां बहस करना चाहें कर सकते हैं। हुए पकड़े गए थे रमन सिंह के। अरे साहब ये तो 2 मिनट के हमारे से बहस नहीं, मोदी जी से क्या बहस करेंगे? राहुल गांधी हमारे जैसे कार्यकर्ताओं से बहस कर ले 5 मिनट तो उनको हम मान लेंगे। और जो लोग, जो पूरा परिवार जो है वो बेल पर है, बड़े चुनौती देता हूं आपके राजनाथ सिंह, आपके नरेंद्र मोदी, संजय अग्रवाल से बहस कर ले। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैं ये बोलना चाहता हूं बातें करते हो यहाँ बैठ के 72 साल में इन्होंने क्यों नहीं दिया? इनको किसने रोका? 72 साल में इनकी सत्ता थी 50-55 साल, क्यों नहीं दिया इन्होंने लोगों को? आज जब हमारी सरकार लोगों को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया देश को, उज्ज्वला योजना की बात हुई, कांग्रेस इसके पहले यानी कि लोग मान रहे हैं अच्छी सड़कें दी। 75-72 साल होने के आजादी के बाद भी लोग आज भी चूल्हे पर अपना खाना पका रहे थे। ये नरेंद्र मोदी देश जी में जो कपड़ा पहने हो ना, ये फैक्ट्रियां कांग्रेस ने लगाई, काम किया और कांग्रेस नहीं लगाई, नहीं बगैर कपड़े के घूम रहे। बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल से अब जो वक्त है, और ये कर रहे हैं संजय अग्रवाल जी, हैदर आजम साहब, जो अब वक्त है ये हिसाब का वक्त है। 5 साल आपने क्या किया था उसका हिसाब हैदर आजम साहब अब देना पड़ेगा। आज अवाम ने क्या कुछ तय किया है वो ईवीएम में एक तरह से कैद हो चुका है। मैं प्रेम कुमार जैन जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आपके यहां के आंध्र प्रदेश की अगर खासतौर से हम बात करते हैं तो यहां पर फाइट बहुत टाइट है, बहुत दिलचस्प यहां की लड़ाई है। आज जिस तरह से पोलिंग हुई, जो कुछ आपके यहां की सूरत हाल रही, वो बहुत दिलचस्प एक तरह से नजर आई। क्या वाकई में असेंबली के चुनाव के साथ लोकसभा के चुनाव भी आपके यहां थे? और ऐसे में कहीं ना कहीं टीडीपी बहुत घबराई हुई नजर आ रही है इस बार। जैन साहब जी, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल खराबी है। मैं प्रेम कुमार जैन जी आपके पास फिर से आना चाहूंगा, लेकिन डॉक्टर संदीप मैं आपके पास आना चाहूंगा कि तमाम सियासी पार्टियां, खासतौर से अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करते हैं कि वादों की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर आज पहले मरहले की हम बात करें, किस तरह से देखा जाएगा कि इन पार्टियों का क्या कुछ गेन हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है? पहले अगर हम फेज की बात करते हैं और 2014 को भी सामने रखेंगे डॉक्टर संदीप। 2014 के कंपैरिजन में अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो इस बार चीज़ों में काफ़ी बदलाव नज़र आता है कि जो पहले मरहले का जो दौर अभी संपन्न हुआ उसमें नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक क्षेत्रीय दलों का जो प्रभाव है, जो छोटे लेवल पे जो गठबंधन हुए हैं उनका वजूद फिर से उभर के आया है। जिस तरीके से 2014 में एक तरीके से एक पूरे देश में मैसेज गया था कि अब नए दौर की शुरुआत है और इस दौर में जो राष्ट्रीय दल हैं उनका प्रभाव, उनका वजूद बढ़ेगा। पर लोगों ने ये पिछले 5 साल में महसूस किया कि फिर से जब तक क्षेत्रीय दल का प्रभाव नहीं बढ़ेगा तब तक उनकी जो लोकल लेवल की समस्याएं हैं उनको बेहतर तरीके से डील नहीं हो पाएंगी और उनकी भागीदारी उतनी मजबूती के साथ नहीं हो पाएगी। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि
हमारे अपने पड़ोस में वेस्टर्न यूपी की जब बात करें, जिस तरीके का पिछली बार का मैंडेट था, इस बार लगता है मैंडेट में काफी बदलाव की उम्मीद है। आप अगर उत्तराखंड का देखें, आप J&K का देखें, या आंध्रा और तेलंगाना या महाराष्ट्र का देखें, तो चीजों में काफी बदलाव नजर आता है। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय इश्यूज को तरजीह नहीं दी है, उन्होंने लोकल इश्यूज को उनके साथ जोड़ के एक प्रभावी नेता की तरफ लोगों का झुकाव रहा है। बिल्कुल आमिर साबरी साहब, इश्यूज तो रहे हैं, चाहे वो नेशनल हो या इलाकाई और रीजनल इश्यूज हो, लेकिन सियासी अगर तब्दीली की हम बात करते हैं तो इन 5 सालों में सियासी तब्दीली भी बहुत आई है। 2014 में मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ था और उसके बाद बीजेपी जिस तरह से जीत कर आई थी वो तो सबके सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं एसपी, बीएसपी, आरएलडी का एक साथ आना, मतलब सियासी सूरत हाल भी बहुत बदली है 2014 के मुकाबले में इस बार। जी अबूर रहमान साहब, ठीक बात है। मुझे लगता है कि इस बार जी देश की जनता ने हिंदू मुस्लिम का नारा जपने वालों की, माला जपने वालों को मुझे लगता है कि नकार रही है, और जमीनी सतह पर जो बात चल रही है विकास की, रोजगार की, अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि नौजवानों को बड़ा रोजगार दिया। मुझे नहीं लगता है कि किस जगह दिया, हो सकता है जिस क्षेत्र से मंत्री जी आते हैं उस क्षेत्र में ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिल गया हो, लेकिन हम उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो हमें लगता नहीं कि जमीनी सतह पे सारा नौजवान बेरोजगार है, और सबसे बड़ी देश की समस्या जो है वो बेरोजगारी है। और विकास अब ये मुद्दे कोई उठाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी की पार्टी के पास एक ही मुद्दा है, मुसलमान और पाकिस्तान, इसी पे वो चुनाव लड़ना चाहती है। और अब तो इंतहा हो गई कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसको सबसे ज्यादा गाली देते पाकिस्तान को, वहां के भी प्रधानमंत्री ने इनका साथ दे दिया है, और ये भी कह दिया कि अगर नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो हमारा फायदा होगा और कश्मीर का मुद्दा हल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कश्मीर का मुद्दा कयामत तक हल हो, मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करता अबूर रहमान साहब। और जैसा भाई अभी उज्ज्वला योजना की बात कर रहे थे, अब आप बताइए उज्ज्वला योजना की तो सारी परतें तो हमारे पूर्व प्रवक्ता जो सांसदीय को चुनाव लड़ाए माननीय संबित पात्रा जी ने खोल दिए। जहां जहां खाना खाया वो चूल्हों पे बन रहा था। बिल्कुल, अब इसी पर हम और आगे चर्चा करेंगे। छोटा सा मुझे कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है आमिर साबरी साहब, मैं प्रेम कुमार जैन जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मुझे कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है। लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे, क्योंकि इस बार भी ईवीएम पर एक तरह से शोर है और वोटर्स को ईवीएम की खराबी की वजह से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। आखिर यह परेशानी कब तक झेलनी पड़ेगी? तो 2019 लोकसभा इंतखाबात का पहला मरहला आज मुकम्मल हो गया और लोगों का बड़ा जोश और खरोश आज देखने को मिला। बड़ी तादाद में लोगों ने आज जमहूरियत के इस जश्न में हिस्सा लिया और यही वजह है कि पोलिंग परसेंटेज एक तरह से बम्पर आज रही है। आज हमने नेता ऐप के जरिए जो सर्वे कराया है, जो सवाल पूछा है, हमारा सवाल यही था कि क्या स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इस सर्वे का जवाब भी आ गया है, जो नतीजा है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। 61.66% लोगों ने कहा कि हां, अमेठी में स्मृति ईरानी की पकड़ मजबूत हुई है, जबकि 38.34% लोगों ने कहा कि नहीं, स्मृति ईरानी की पकड़ अमेठी में मजबूत नहीं हुई है। लेकिन 61.66% लोग यही मानते हैं कि अमेठी में जहां से कांग्रेस सदर राहुल गांधी उम्मीदवार हैं, यहां पर स्मृति ईरानी की पकड़ मजबूत हुई है। इसी सर्वे पर हम जाना चाहेंगे। संजय अग्रवाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि आज का हमारा जो सर्वे में सवाल था वो यही था कि क्या स्मृति ईरानी की पकड़ अमेठी में मजबूत हुई है, और उसकी आज एक झलक देखने को मिली। आज जब वो रोड शो कर रही थी, बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी के वर्कर पहुंचे हुए थे। कैसे इसे देखा जाए? क्या वाकई में राहुल गांधी की पकड़ कमजोर हुई है और स्मृति ईरानी अब एक बदला हुआ चेहरा अमेठी को मिलने वाली हैं? देखिए, ये जो जुमलेबाज लोग हैं, झांसेबाज लोग हैं, भाजपा वाले, रायबरेली की जनता हो चाहे अमेठी की जनता हो, सबको पता है कि ये लोग कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, क्या करने आए हैं। अमेठी तो राहुल जी का, कांग्रेस पार्टी का घर है। जिस तरह पूरा भारतवर्ष घर है, वैसे वो उनका परिवार है। और सुनो मेरी बात,
और यहाँ क्यों पर वो सीट तिवारा भी बदलना हैट्रिक चाह रहे हार हैं? की होने जा रही है स्मृति ईरानी की। किसके डर से और भाग ये रहे हैं? बाहर क्यों वो से सीट पे चुनाव लड़ने चाहे के आप लिए जितनी तैयार भीड़ नहीं जुटा थे? दीजिए, वहां जनता के एक एक घर में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सब लोग बसते हैं और अमेठी के लिए जो लेकिन संजय अग्रवाल जी फर्क देखिए, स्मृति ईरानी के अमेठी पहुंचने से फर्क बहुत आया है। जहां 2009 में राहुल गांधी 3 लाख से ज्यादा वोटों से अमेठी में जीते थे, 2014 में वो डिफरेंस सिर्फ 1 लाख का रह गया है। फर्क तो कहीं ना कहीं आया है संजय जी। और इस बार वो तो चुनाव लड़ने को ही तैयार नहीं थे अमेठी से, सेफ सीट कहीं कोई फर्क नहीं है। 2014 ये तो हाल है इनके पार्टी के अध्यक्ष का ये हाल अरे है। हम तो लखनऊ से चुनाव लड़ लेंगे तो राजनाथ सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी, ठीक है। अरे भाई आप मेरा ये कहना है कि वहां पर देखो 2014 की स्थिति अलग थी, चुनाव लड़ना ही नहीं 2014 चाहता। में ये तो आपके घर पार्टी घर की हालत है। शांत रहिए, और आप चुप क्या रहिए, बात करोगे? घर घर जाकर के जो 15 लाख रुपए घर घर पहुंचाने का झूठ का जुमला दिया था, 80 लाख करोड़ रुपया जो आपने स्विस बैंक से लाने का वादा किया था, वो विश्व में कहां आपने खपा दिया 80 लाख रुपया? वो काला धन कहां गया? ये घूम करके जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, एंटरटेनमेंट कर रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, ड्रम बजा रहे थे, ये कहां चला गया पैसा? पैसे जमा करके कहां गया? काला धन जो गरीबों का पैसा जमा हुआ वो पैसा लेकर उड़ गए। आपका अध्यक्ष जो है, अरे इतने बड़े ख्वाब लड़ने को तैयार नहीं। लाल के हसीन सपने मत देखो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। उसको और मैं चैलेंज करता हूं, अगर इतने बड़े नेता हैं आप लोग, तो वायनाड में मोदी जी लड़ ले राहुल गांधी के खिलाफ, और नहीं मोदी जी खुद लड़ने आ रहा है। मोदी जी खुद लड़ रहे अमेठी में जाकर के। तो इस तरह की बातें झूठी बात पूरी हो गई। हैदर आजम साहब, संजय अग्रवाल जी, बात आपकी पूरी हो गई। अब्दुल हफीज गांधी साहब, क्या वाकई में अमेठी जो कि एक गांधी परिवार का, गांधी खानदान का गढ़ माना जाता है, क्या वाकई में वहां पर पहले के मुकाबले में अब फर्क आया है? और कहीं ना कहीं एक खतरा सा भी अब कांग्रेस को लगने लगा है, जिसकी वजह से जिस तरह से बीजेपी लगातार कहती रही है कि इसी डर की वजह से, हार के खौफ की वजह से राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ा। किस तरह से देखते हैं, क्या वाकई में एक खतरा है राहुल गांधी के सर पर? देखिए, जैसे आपने अभी 2009 और 2014 का जो रिजल्ट बताया था, उसमें फर्क की एक वजह है। वजह यह है कि कुमार विश्वास लड़े थे, तो कुमार विश्वास पे काफी वोट ले गए थे और वहां पर एक त्रिकोणीय फाइट सी नजर आ रही थी, और जिस तरह से मीडिया का कंसंट्रेशन था तो बहुत त्रिकोणीय सी फाइट बना दी गई थी। लेकिन इस बार चूंकि वहां से गठबंधन ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है और स्मृति ईरानी जी की डायरेक्ट फाइट होगी, तो ऐसी फाइट में मैं समझता हूं कि स्मृति ईरानी जी कहीं नहीं होगी और ये डिफरेंस दोबारा से उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जहां तक सवाल 2 सीटों से लड़ने का है, तो हर किसी को ये आईनी हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो लड़ सकते हैं। माननीय मोदी जी ने भी लड़ा, तो बीजेपी को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 जगह से चुनाव लड़ा था, मथुरा, बलरामपुर और लखनऊ से, जहां 2 जगह से वो हारे थे और 1 जगह से जीते थे। तो या तो भारतीय जनता पार्टी को एक कोशिश करनी चाहिए थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह को कोई अमेंडमेंट कर देते कि आप एक ही सीट से लड़ सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ये जो दावा कर रहे हैं कि हमने इतने काम किए हैं, क्या वो ये बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ बनारस से लड़ेंगे और किसी जगह से नहीं लड़ेंगे? तो आप खाइए तो सब चीज सही है, मतलब आप गुलगुल जो होता है ना कि मीठा खाने वाले गुलगुलों से परहेज दूसरों को बताते हैं, तो ये चीज सही नहीं है। जब तक किसी को संविधान में अधिकार है और ये राइट है, हक है, तब तक वो कहीं से भी लड़ सकता है। हर पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि जो वायनाड सीट है वो 3 स्टेट्स को टच करती है, तो शायद कांग्रेस से सोचती होगी वहां उनका माहौल बनेगा। और माननीय मोदी जी भी बनारस इसलिए आए थे कि आसपास उनका माहौल बनेगा, आसपास सीटों पर असर पड़ेगा। तो ये पार्टी की मैं समझता हूं कि स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है, हार जीत से मतलब इसको नहीं होता है। बड़े बड़े नेता जहां से भी हैदर आजम साहब, आप रिएक्शन देना चाह रहे हैं? मैं 20 सेकंड आपको दूंगा बस। हैदर आजम साहब, देखिए ये जो है राहुल गांधी सिर्फ डर के वजह से अपनी सीट बदलना चाह रहे हैं और कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका पूरा परिवार करप्शन में लिप्त है। देश की जनता ये बात जान चुकी है। खुद उनकी माताजी जो है वो कोर्ट से बेल पर है, खुद राहुल गांधी बेल पर है, उनके जो ये हैं बहन के हस्बैंड
रॉबर्ट वाड्रा, वो अभी एक हफ्ता पहले उनको जमानत मिला है, तो इसलिए उनको अपनी जमीनी हकीकत पता है। अरे क्या झूठ बोल रहा है आदमी, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या झूठ बोल रहा है आदमी, किस तरह की बेबुनियाद बातें कर रहे हो? अरे झूठ तो आप लोग बोलते हो, झूठ बोल रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं। क्या रॉबर्ट वाड्रा बेल पे नहीं है? क्या आपकी सोनिया गांधी डर के मारे बेल पे नहीं है? डर के मारे आपने अडवाणी जी को, देश की जनता को गुमराह कर रहे हो, जोशी को आप सबने डर के मारे तो आप लोगों को, और आप बात करते हो। बुजुर्गों की इज्जत करना सीखो। तुमने किसको क्या भेज अरे दिया? कुछ तमीज सीखो, बुजुर्गों की इज्जत करना सीखो। करप्शन में लाल कृष्ण आडवाणी को जिन्होंने पार्टी बनाई थी हमारी, एक्सेप्ट करे, और मुरलीधर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरलीधर जोशी सोनिया को एक तरफ किनारा कर दिया। ठीक है, ठीक है, मेरे पास टाइम कम है। मैं प्रेम कुमार जैन साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। प्रेम कुमार जैन जी आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, हैदर साहब से बात पूरी हो गई, आप लोग की बात पूरी हो गई। मैं प्रेम कुमार जैन जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं और मैं आपसे आंध्र प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है, वहां पर जिस तरह से आज असेंबली और लोकसभा की तमाम सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, क्या वाकई में चंद्रबाबू नायडू के सामने जगन मोहन एक कड़ी चुनौती है, एक चैलेंज है इस बार? अबू साहब, सर्वप्रथम मैं आज मतदान करने वाले मतदाताओं को धन्यवाद करना चाहूँगा जी, जिनकी वजह से हमारी जमहूरियत एक मजबूत बनती है। आंध्र प्रदेश का जहाँ तक वोटिंग का सवाल है, बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। लोगों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लिया है। ये दिखाता है कि चंद्रबाबू नायडू साहब का काम, उनका डेवलपमेंट लोग पसंद करते हैं और ये चाहते हैं कि फिर चंद्रबाबू नायडू साहब चुन के आएं और आंध्र प्रदेश की तरक्की में अपना सहयोग दें। नहीं, लेकिन प्रेम कुमार जैन साहब 2014 की अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं था वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी में, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। और शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस बार चंद्रबाबू नायडू के सामने एक कड़ी चुनौती है। अबू साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि 2014 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन इस बार आप रिजल्ट देखिएगा। 23 मई के बाद जब आखिरी वोट को काउंट हो जाए तो आप देखेंगे कि हम जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है 150 प्लस सीटों का, वो निसंदेह हम जीतेंगे। और जो फर्क आपने 2014 में देखा है वो घट के बहुत कम हो जाएगा। और लोकसभा की क्या पिक्चर होगी, क्या तस्वीर होगी अगर 25 सीटों की हम बात करते हैं? 2014 में आपके पास 15 सीटें थी। हाँ, मेरा अनुमान है कि इस बार हमारी जो सीटें हैं लोकसभा की, वो 18 से और 20 के बीच में हम लोग जीतेंगे। क्योंकि लोग अब ये जुमले, ये उन सब चीजों से परेशान हो चुके हैं। लोगों ने बहुत कुछ देख लिया 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज को या अन्य राज्यों को। जगन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा है, एक सिक्के का एक हिस्सा है, सब लोगों के सामने जग जाहिर है। और देखिए, और कांग्रेस जगन आपके का सामने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। 2 महीने पहले तक जो आपके साथ में थी कांग्रेस, वो भी आपके सामने है। वहां पर बीजेपी, वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस, मुकाबला चौतरफा है वहां पर। देखिए, कांग्रेस का अस्तित्व इस समय आंध्र प्रदेश में नगण्य है, ये सभी जानते हैं। आंध्र प्रदेश की जनता ये अच्छी तरह जानती है कि डेवलपमेंट का दूसरा नाम चंद्रबाबू नायडू है। अगर उन्हें आंध्र प्रदेश को आगे बढ़ाना है, आगे डेवलप करना है और भारत का नंबर 1 स्टेट बनाना है, तो निसंदेह वो चंद्रबाबू नायडू साहब को वोट देंगे, तेलुगु देशम पार्टी को वोट देंगे। और तेलुगु देशम पार्टी की सरकार 23 तारीख के बाद जरूर बनेगी। ये मैं आपके साथ चैनल में आपके सामने वायदा कर रहा हूं। ठीक है, संजय अग्रवाल 20 सेकंड में आपको दूंगा इसी बात पर जिस पर प्रेम कुमार जैन साहब कह रहे थे कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का वजूद नहीं है। हालांकि यही कांग्रेस, यही टीडीपी आपके साथ तेलंगाना में साथ खड़ी थी। हालांकि आप लोग की बहुत बुरी शिकस्त हुई थी तेलंगाना में। देखिए क्या है, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है
देखिए और राज्य देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के 44 नाते सीट वाली देश के हर एक कोने 44 तक सीट जो वाली है सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी का अपना खुद का संगठन है, अपना खुद का अस्तित्व है और खुद का कैडर है। तो इस तरह की बात करने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है इस देश में बीजेपी के सरकार को, जो बीजेपी की भ्रष्टाचारी सरकार है, जो निरंकुश तानाशाही सरकार है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी डटी हुई है अरे अपने और अध्यक्ष सरकार को बनाने देखो। जा रही है। और इससे आगे बड़ा चल करके भ्रष्टाचारी जो भी कोई लोग नहीं है। हैं हमारे सहयोग में, हमारे साथ में जो है वो सभी लोग साथ रहेंगे। संजय अग्रवाल जी, जो पार्टी आपके आप साथ थी भ्रष्टाचारी वहां हैं, तो आप इसीलिए उसके यहाँ सामने बैठे लड़ हैं रहे हैं। आप, टीडीपी है ना? अपनी बातें कर रहे हैं। टीडीपी आपके साथ थी। चंद्रबाबू नायडू हर वक्त कांग्रेस के साथ खड़े रहे। आंध्र प्रदेश में तो एक दूसरे के सामने आप खड़े हुए हैं। किस तरह के दावे कर रहे हैं संजय अग्रवाल आप? बिल्कुल, देखिए क्या है कि इस देश को एक निष्पक्ष, एक स्वस्थ सरकार देनी है। वो लीडरशिप राहुल गांधी जी के सिवा कोई नहीं दे सकता। इसीलिए आज की तारीख में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में ज्यादातर हिस्सों में चुनाव लड़ा जा रहा है। ठीक है, मैं डॉक्टर संदीप और कांग्रेस की जो सरकार बात बनेगी संजय और अग्रवाल अब कह रहे होगा मैं न्याय। उसी पर आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर संदीप, क्या लगता है कि 2019 में 2014 से सियासी जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, बहुत बदला हुआ है 2019 में। क्या लगता है कि बीजेपी असली फाइट करेगी लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस असली फाइट करेगी बीजेपी से, या जो रीजनल पार्टियां हैं, मुकाबला कहां पर आप देखते हैं? इस बार मुकाबला 2014 के मुकाबले 2019 में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। कहीं पर कुछ प्रदेशों में कांग्रेस का सीधा बीजेपी के साथ है और कई जगह हम देखते हैं वो क्षेत्रीय दलों के साथ, जहां पे महागठबंधन या गठबंधन की पोजीशन है। क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं वो इस बार ज्यादा उभर के आए हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2014 का इलेक्शन था, देश को ये एक मैसेज लगने लगा था कि भी पूरे के पूरे राष्ट्र के अंदर अगर एक दल रूलिंग में रहेगा तो उससे सारे पूरे राष्ट्र का सुधार होगा और एक बेहतर दिशा हम ले पाएंगे। पर जो राष्ट्र ने जो पिछले 5 साल में जो एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। लोग उससे संतुष्ट नहीं है और विशेष रूप से क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्रों में ये असमानता भी बढ़ी है। जो सेटिस्फैक्शन है उसका वो भी काफी कम रही, क्योंकि ना तो डेवलपमेंट उस नजरिए से हो पाया, ना एम्प्लॉयमेंट की जो बात करते हैं वो हो पाया, ना फार्मर्स का जो हम भला, जो किसानों का भला सोचते थे वो हो पाया, ना कर्मचारियों को कहीं सेटिस्फैक्शन मिली। जहां व्यापारियों की बात करते हैं तो उनका भी एक बड़ा तबका, जो इस तरह की नीतियां आई, चाहे बेशक वो नोटबंदी रही हो, चाहे वो जीएसटी का जिस रूप से थोपी गई, उससे भी लोग, व्यापारियों में भी बहुत रोष रहा। सर्विस सेक्टर में भी हम देखते हैं कि जॉब का निरंतर जो गिरावट रही वो भी पूरे के पूरे राष्ट्र में एक बहुत चिंता का विषय रहा। हमारी इकोनॉमिक दशा भी कहीं ना कहीं, हमारी जो ग्रोथ की रेट थी वो भी प्रभावित हुई। और तमाम क्षेत्रों में लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो राष्ट्रीय एक दल के रूप में जो एक दल के रूप में हम देखते थे कि उससे पूरा भला हो पाएगा, वो चीजें नहीं हो पाई। प्रेम कुमार जी, जल्दी से रिएक्शन दीजिए आप। अबू साहब, नोटबंदी और जीएसटी की वजह से तो बहुत बिजनेस को लॉस हुआ। इसका सीधा उदाहरण मैं बता सकता हूं कि जो आदमी पहले चाय बेचता था, जब नोटबंदी हुई, आज वो अपना बिजनेस छोड़ के चौकीदारी करने लगा। टीडीपी बीजेपी के साथ खड़ी थी, एनडीए में थी, आप लोग एनडीए में थे, शायद आप भूल जाते हैं। जब नोटबंदी हुई तब चंद्रबाबू नायडू मोदी साहब के साथ थे। चंद्रबाबू नायडू साहब मोदी साहब के साथ थे। हमारी मजबूरी है कि हम आंध्र प्रदेश में नई राजधानी का गठन कर रहे हैं और राजधानी के लिए जो प्रॉमिस किया गया उस प्रॉमिस में से कुछ भी पूरा नहीं किया। 29 बार हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मिले, लेकिन उसका जवाब क्या मिला? बिल्कुल। आमिर साबरी साहब, मैं आपसे आज जो आमिर साबरी साहब कि चुनाव से 2-3 महीने पहले तक जिस अजीम इत्तेहाद की बात की जा रही थी, महागठबंधन की बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे चुनाव करीब आए ये अजीम इत्तेहाद टूट गया। अब खुद कांग्रेस जो उसकी सहयोगी पार्टियां थी, इत्तेहादी पार्टियां थी, चाहे वो वेस्ट बंगाल में टीएमसी को ले लीजिए, आंध्रा में टीडीपी को ले लीजिए और यूपी में एसपी, बीएसपी, आरएलडी को, कि
इन्हीं के सामने एक तरह से खड़ी है कांग्रेस। जी अबू हुरैरा साहब, बात दरअसल अपना वजूद बचाने की थी और इसीलिए सपा और बसपा में भी गठबंधन हुआ। सच बात यह है, इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सपा के और बसपा के मिजाजों में उतना ही फर्क है अबू साहब जितना इस जमीन और आसमान में। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों एक जगह पर इकट्ठा हुए, मुत्तहिद हुए, सिर्फ इस बिना पर कि हमारा वजूद बचे। रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस एक, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ी पार्टी है और 2014 में जिस तरीके से कांग्रेस बुरी तरीके हारी थी, तो अबू साहब आप 2014 से 10 साल और पहले जाइए, 2004 में, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी और हालात ऐसे थे कि हर आदमी को ये लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी बैक मतलब रिटर्न होंगे और सरकार उनकी बनेगी। लेकिन आप देखिए 2004 का जो रिजल्ट आया तो एकदम से 2004 का रिजल्ट भी एक तरह से चौंकाने वाला था। मेरे पास टाइम बिल्कुल आमिर साहब नहीं बचा है और सियासी हालात में जाहिर सी बात है कि बहुत बदले हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए प्रेम कुमार जैन साहब, डॉक्टर संदीप जी, संजय अग्रवाल जी, हैदर आजम साहब, अब्दुल हफीज गांधी साहब और आमिर साबरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।